हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के पार्ट थर्ड के बारे में। इस वीडियो के 4 पार्ट हैं, तो आप चारों पार्ट को चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन के बारे में, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे एग्जाम में, तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना भी कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 आता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन। देखो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक तरीके से गवर्नमेंट होती है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसी भी इंडिविजुअल को, कंपनी को एक सर्टिफिकेट दे देती है कि आज से आप भी डिजिटल सर्टिफिकेट दूसरों को दे सकते हैं। कब देगी? जब आप एक 25,000 तक की फीस उनको देते हैं, तो उसके बाद सर्टिफिकेटिंग अथॉरिटी आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है। एक तरीके से आपको अधिकार दे देती है कि ठीक है, आज से आप हमारे बेसिस पे दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा? अथॉरिटी विल इटसेल्फ सेटिस्फाई। अथॉरिटी खुद चेक करेगी कि हमारे पास जो प्राइवेट की है वो जो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के कैपेबल है, क्या वो इतनी उस पर पावर है, ठीक है। और जो सब्सक्राइबर, मतलब जो हम हैं, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो प्राइवेट की को होल्ड करता है उस पब्लिक की को लिस्ट कराने के लिए, ठीक है। मतलब वो सब कुछ चेक करेंगे कि हमारा सब कुछ सही है, तो ही हम वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर आता है प्रोसीजर क्या होता है इस सर्टिफिकेट को हासिल करने का, ऑब्टेन करने का। सेंडर अपनी पब्लिक की को सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास भेजता है, साथ में अपने आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स को भेजता है, और उसने जो प्रैक्टिस स्टेटमेंट, जो सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए जो प्रैक्टिस ली थी, प्रैक्टिस स्टेटमेंट भी भेजता है। फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी वेरीफाई करेगी सेंडर की इंफॉर्मेशन और उसकी पब्लिक की। अगर उसको लगता है कि सब सही है, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, अथॉरिटी पब्लिक की को डिजिटली साइन करके उसके साथ एक प्राइवेट की अटैच करके उसको सर्टिफिकेट दे देती है, ठीक है। अगर कोई भी यूजर चेक करना चाहता है पब्लिक की को, वेरीफाई करना चाहता है उसकी वैलिडिटी को, तो वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ एप्लीकेशन देके डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई भी करवा सकते हैं। अब होता क्या है इस प्रोसीजर से? ये होता है कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। कोई भी जो हमारा ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो इस प्रोसीजर से चेक भी करवा सकता है कि हाँ भाई, यहाँ पे सही काम हो रहा है, कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज। जो हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, कोई भी एप्लीकेशन को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करेगी, प्रॉपर रीजन देना होगा और उसको करेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी देनी होगी। फिर आता है सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफाइंग अथॉरिटी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए किसी भी सिग्नेचर को, डिजिटल सिग्नेचर को सस्पेंड भी कर सकती है। क्यों? अगर ऐसा सब्सक्राइबर ने कहा है तो दिस कैन बी डन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर, या फिर कोई हमने कुछ गलत पोस्ट कर दिया है तो उसकी वजह से भी। और ये जो सस्पेंशन होगा ना, ये कम्युनिकेशन के बाद ही किया जाएगा। सब्सक्राइबर को बताया जाएगा कि आपको सस्पेंड किया जा रहा है, आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंशन मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को अथॉरिटी रिवोक भी कर सकती है। क्यों? जब सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया हो, अपॉन द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, जब सब्सक्राइबर मर गया हो, जब कंपनी का डिसोल्यूशन, कंपनी ही खत्म हो गई हो, जब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स मटेरियल फैक्ट, जब हमने कोई गलत चीज उनको पोस्ट किया है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ गलत पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, तो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, जिसको कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वो हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं, बैन कर देते हैं। तो सेम इसी तरीके से सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी वर्क करती है। डिजिटल सिग्नेचर अगर हमारा सेटिस्फाई नहीं है, चेक करने पे उसमें कुछ दिक्कत पाई है तो भी रिवोक हो जाता है। सब्सक्राइबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो भी रिवोक हो जाएगा। अगर हमने रिवोकेशन किया है तो सब्सक्राइबर के साथ कम्युनिकेशन जरूरी है, जैसा कि पहले पॉइंट में पढ़ा था। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिवोकेशन कर रही है तो सब्सक्राइबर को बताना जरूरी है। फिर आता है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक तरीके से कोर्ट की तरह काम करता है। सिविल कोर्ट को रोका जा चुका है किसी भी तरह के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड केसेस में घुसने से, ठीक है। घुसने से मीन्स उसे उसको हैंडल करने से। तो उसको कौन हैंडल करेगा? उससे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैंडल करेगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, या फिर उसे ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो भी प्रोविजंस होते हैं ना ट्रिब्यूनल के, वो भी हम आगे अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है? एपीलेट ट्रिब्यूनल एक बॉडी होती है जो कि ऑर्डर पास करती है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के थ्रू। किसके लिए? ट्रिब्यूनल शैल नॉट बाउंड बाय सिविल कोर्ट प्रोसीजर। जो ट्रिब्यूनल होती है वो सिविल प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है वो नॉर्मल कोर्ट के प्रोसीजर्स फॉलो करे, बट
उनको जस्टिस के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो फॉलो करने जरूरी है। उनके पास भी, ट्रिब्यूनल के पास भी कोर्ट की तरह, जज की तरह इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल पावर्स होती है। वो किसी को भी सजा दे सकते हैं, कुछ भी पेनल्टीज लगा सकते हैं। अब एपिलेट ट्रिब्यूनल में एक सिंगल पर्सन होता है जिसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये जो ऑफिसर होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ये जो पर्सन होता है ये कितना क्वालिफाई होना चाहिए? ये एक हाई कोर्ट के जज के बराबर का क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर इंडियन लीगल सर्विसेज का मेंबर होना चाहिए ग्रेड 1 में कम से कम 3 साल के लिए। ठीक है, ये जो ऑफिसर है ये 5 साल के लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर में काम कर चुका हो, या फिर इसकी एज मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये रिटायरमेंट की एज होती है। 65 ईयर से कोई भी बड़ा है वो एपिलेट ट्रिब्यूनल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता है। अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, अगर हमने कोई केस डाला है ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया वो हमें पसंद नहीं आया, तो हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में कितने दिन के अंदर अंदर? 60 डेज के अंदर अंदर। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या होता है? अगर जो अफेक्टेड पार्टी होती है ना, मतलब विक्टिम जो होता है, अगर उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, साइबर ऑफेंस कोई हुआ है, तो वो एपिलेट ट्रिब्यूनल में रिपोर्ट लिखवाता है। और जिसको हम रिपोर्ट लिखवाते हैं ना वो हमारा बंदा होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट हायर करता है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक हाई कोर्ट के जज के जितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर हमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के खिलाफ कोई रिपोर्ट लगानी है, या फिर उनका ऑर्डर हमें पसंद नहीं आया, उन्होंने जो न्याय हमारे साथ किया था, जो उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो उसके खिलाफ हम 45 डेज के अंदर अंदर ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट डाल सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर कोई भी ऑर्डर दे सकता है हमारे साथ हुए ऑफेंसेस के लिए, फिर चाहे वो हमारे हित में हो या नहीं हो, या हमें कम या ज्यादा लगे। ठीक है, बस हम इतना कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट जो है हम ऊपर, जैसे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, तो ऐसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अब क्या क्या पावर होती है हमारे ट्रिब्यूनल के पास? पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल में बी एक्सरसाइज बाय बेंचेस बनी होती है टोटल। इसका मतलब होता है कि जज का एक ग्रुप होता है जो कि मिलकर के फैसला लेता है। बेंच में कोई चेयरपर्सन हो सकता है, या फिर 1 या 2 या उससे ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। केस को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि कितने मेंबर की बेंच बनेगी। ठीक है, बेंचेस शेल सेट एट न्यू दिल्ली। जो बेंच होगी वो या तो न्यू दिल्ली में अपने केसेस को कंटिन्यू करेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बताए हुए जगह पर ही वो केस को देखेंगे, जो कि चेयरपर्सन से कंसल्ट करके ही डिसाइड किया जाएगा। चेयरपर्सन किसी भी मेंबर को एक बेंच से दूसरी बेंच पर ट्रांसफर कर सकता है, मींस जो से एक केस से दूसरे केस पे ट्रांसफर कर सकता है। चेयरपर्सन ही डिसाइड करेगा कि कौन से मेंबर का क्या जुरिस्डिक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली का कोई केस है, ठीक है, और जो मेंबर है वो है हमारा उसका तमिलनाडु का, तो अगर चेयरपर्सन चाहे तो वो कह सकता है कि भाई तुम्हारा जो जुरिस्डिक्शन है वो साउथ इंडिया तक ही है, तुम यहाँ नॉर्थ इंडिया का केस हैंडल नहीं करोगे, तो वो जुरिस्डिक्शन भी बता सकते हैं। इफ एट एनी स्टेज, अगर किसी भी जगह चेयरपर्सन को लगता है कि एक पर्टिकुलर केस के लिए और मेंबर चाहिए, तो वो उस बेंच में और भी मेंबर ऐड कर सकता है, जैसा कि फिट लगे केस को लड़ने के लिए। फिर पेनल्टीज क्या क्या दे सकता है? पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड बाय एजुकेटिंग ऑफिसर। एजुकेटिंग ऑफिसर जो होता है वो पेनल्टीज भी लगा सकता है। किस किस चीज के लिए? अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटाबेस से बिना परमिशन के कोई भी डाटा चुराया गया है, किसी को भी अनऑथोराइज्ड बिना परमिशन के कोई डाटा को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए एक्सेस दिया गया है, तो कोई वायरस हमारा जो है डाटा में इंक्लूड किया जाए, इंट्रोडक्ट किया गया है, तो भी हमें उसको जो है पेनल्टी दी जा सकती है। अगर कोई ऐसा काम किया है कि जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क डैमेज हो गया है, तो भी पेनल्टी लग सकती है। कंप्यूटर नेटवर्क को डिसरप्शन करने की, मतलब उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की, हिंड्रेंसेस क्रिएट करने की, ठीक है, मुश्किलें काम होने से मुश्किल हो ऐसा कुछ करने के लिए भी पेनल्टी लगती है। डिनायल टू ऑथोराइज्ड पर्सन टू एक्सेस। अगर हमने किसी ऐसे पर्सन को डाटा को एक्सेस दे दिया है, सामान देखने के लिए दे दिया है जिसको कि मना किया गया, बैन किया गया है, तो भी पेनल्टी लगेगी। प्रोवाइडिंग एनी अनऑथोराइज्ड एक्सेस। किसी भी बाहर वाले इंसान को हमने गलत एक्सेस दे दिया है किसी भी चीज को देखने से, कंप्यूटर सिस्टम को हाथ लगाने से। टेम्परिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ कंप्यूटर में छेड़खानी की गई है, कुछ चीजें बदली गई है, तो भी पेनल्टी लगेगी। अब ऑफेंसेस क्या होते हैं? टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स नेटवर्क, कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना, ऑब्सेंस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर देना, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी क्या होते हैं? झूठे सिग्नेचर्स बना देना, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी कहलाती है। फोर्ज इलेक्ट्रॉनिक को जेन्युइन बना करके दिखाना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आऊं कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो है नहीं मेरी,
मैंने जो कागजात हैं, जो पेपर्स है वो झूठे बनवा रखे, तो वो होता है फोर्ज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पब्लिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए, मतलब गलत काम के लिए डिजिटल सिग्नेचर को प्रिंट करवाना, कंपनीज के द्वारा ऑफेंसेस करवाना, मतलब रूल्स को ब्रेक करना, प्राइवेसी को ब्रीच करना, डिजिटल सिग्नेचर, गलत डिजिटल सिग्नेचर को पब्लिश कराना, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। अगर हमने कोई ऐसे मटेरियल फैक्ट्स, कोई ऐसे बात हमने कह दी जो कि सच ही नहीं है, तो भी हमें पेनल्टी लग सकती है। डिस्ट्रॉय, डिलीट और स्टील ऑफ डाटा, कोई डाटा डिस्ट्रॉय करना, किसी को डिलीट करना या चोरी करना डाटा की, वो भी ऑफेंसेस में आता है। अब पेनल्टी कितनी कितनी लगती है ऑफेंसेस के लिए, ये भी देख लेते हैं। सेक्शन 65 के अंडर अगर हमने कंप्यूटर सोर्स में टैंपरिंग की है तो हमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, 2 लाख तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों साथ में लग सकते हैं। ये किसके लिए था? कंप्यूटर को हैक करने के लिए और कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़खानी करने के लिए। सेक्शन 66A के अंडर अगर हमने कोई ऑफेंसिव मैसेज कंप्यूटर के द्वारा पब्लिश कर दिया है तो उसके लिए हमें 3 साल तक सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है। सेक्शन 66B के अकॉर्डिंग अगर हमने कोई भी डाटा को स्टोर किया है या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ छेड़खानी की है, या फिर हमने आइडेंटिफाई को थेफ्ट किया, आइडेंटिफाई क्या होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है, अगर एक ऑफिसर थे, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एजुकेटिंग ऑफिसर है, उसको उसका जो आई कार्ड था ना वो हमने अपने नाम पे करवा दिया, ठीक है, फेक आइडेंटिटी को लेकर के घूमना सेक्शन 66C के अकॉर्डिंग, और पर्सोनेटिंग बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, चीटिंग करना, उसके लिए क्या हमारा पास फाइन है, उसके लिए हमें 1 लाख तक का फाइन लग सकता है और 3 साल तक की जेल हो सकती है। 66E के अकॉर्डिंग अगर हमने पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी को ब्रेक किया है, ठीक है, किसी का प्राइवेट जो आइटम था, डाटा था, उसको हमने पब्लिश कर दिया है, पब्लिकली दिखा दिया है, तो हमें 3 साल तक की जेल हो सकती है और 2 साल तक का फाइन लग सकता है, या दोनों चीज भी झेलनी पड़ सकती है। साइबर टेररिज्म के लिए पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा, पूरी जिंदगी तक के लिए जेल हो सकती है। अगर हमने कोई ऑब्सीन इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी है तो हमें सबसे पहले तो 3 साल तक की जेल, या फिर 5 लाख तक का फाइन, या फिर 5 लाख तक का फाइन और 10 लाख रुपए तक, 5 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। वो हमने कितनी बड़ी गलती की है उसको डिसाइड करके एपिलेट ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा। फिर आता है अगर हमने 67A के अकॉर्डिंग अगर हमने कोई गलत डाटा जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट था, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, कोई गलत इन्फॉर्मेशन हमने लीक कर दी है, कोई गलत फुटेज हमने लीक कर दी है, ठीक है, तो उन सब के लिए क्या हो सकता है? 5 साल की जेल या 10 लाख रुपए का फाइन, या फिर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का फाइन, ठीक है। अगर हमने कोई भी सीज एक्टिविटी कर दी, कंट्रोलर्स ऑर्डर टू सीज एक्टिविटी, कंट्रोलर ने कोई गलत एक्टिविटी को सीज कर दिया है, तो 2 साल तक की जेल और 1 लाख तक का फाइन या दोनों झेलने पड़ सकते हैं। अगर सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग कंट्रोलर्स ऑर्डर टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन को हमने डिक्रिप्ट कर दिया जो कि नहीं करनी थी पब्लिक एक्सेस के लिए, तो 7 साल तक की जेल हो सकती है। अगर हमने ऑथराइज एक्सेस, किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम के लिए हमने गलत एक्सेस दे दिया, किसी दूसरे इंसान को हमने उसका जो है एंट्री दे दी है उसमें, तो 10 साल तक की जेल और फाइन हो सकती है। सेक्शन 71, 72, 73 एंड 74 के अकॉर्डिंग अगर हमने कोई गलत फैक्ट, कोई चीज जो है गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया ताकि लोगों को गलत फहमी हो जाए, अगर हमने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की है, ठीक है, कोई सीक्रेट बात थी सबको बता दी है, कोई फ्रॉडुलेंट पब्लिकेशन की है, या फिर कोई गलत डिजिटल सिग्नेचर छापा है, तो हमें 2 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए तक का फाइन और दोनों चीजें भी झेलनी पड़ सकती है। थैंक यू सो मच गाइस, ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइस, तो